सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक एवं आत्मीय स्वागत है। आज हम अध्याय 1 कक्षा 11वीं समुच्चय पर चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय का निरूपण, प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल। आइए अब हम इस बात को जानने का प्रयास करें कि हमें समुच्चय की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की आवश्यकता गणित की प्रायः सभी शाखाओं में होती है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। जब आप इस अध्याय के बाद दूसरे अध्याय को पढ़ोगे तब भी आपको समुच्चय की वहां पर आवश्यकता होगी। इसके अलावा ज्यामिति में, अनुक्रम में, प्रायिकता में भी हमें समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए हम देखें कि इस समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा की गई। तो जर्मन गणितज्ञ के द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति की गई है और उनका नाम है जॉर्ज केंटर। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। तो यहाँ पर हमने इस बात को जानने का प्रयास किया कि हमें समुच्चय को पढ़ने की या समुच्चय का अध्ययन करने की हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो मैंने आपको बता दिया कि समुच्चय जो है गणित की सभी शाखाओं में इसका उपयोग होता है। समुच्चय का प्रयोग हम अधिकांशतः संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम ज्यामिति, अनुक्रम, प्रायिकता आदि के अध्ययन में भी हमें समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। और समुच्चय सिद्धांत का विकास जो है वो जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर के द्वारा किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। तो ये है वो हमारे गणितज्ञ, जर्मन गणितज्ञ जिनका नाम है जॉर्ज केंटर और इन्हीं के द्वारा समुच्चय सिद्धांत का विकास किया गया था। आइए अब हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह क्या होता है, परिमेय संख्याओं का संग्रह, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह और वास्तविक संख्याओं का संग्रह क्या होता है। इसको हम समझने का प्रयास करें। जैसा कि अभी आपको यहाँ पर एक ये संख्या रेखा दिखाई दे रही है, नंबर लाइन दिखाई दे रही है, जिस पर मैंने बीचों बीच 0 को अंकित किया है। 0 के दाईं ओर मैंने अंकित किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 को। मैं आगे और भी यहाँ पर बहुत सारी संख्याओं को क्रमबद्ध रूप से अंकित कर सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से 0 के बाईं ओर यदि हम देखें तो 0 के बाईं ओर हमने -1, -2, -3, -4, -5, -6 को अंकित किया है। हम और भी इसके आगे बाईं ओर संख्याओं को क्रमबद्ध तरीके से अंकित कर सकते हैं। संख्याओं का हम संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। तो आइए हम देखें यहाँ पर कि इस संख्या रेखा में प्राकृत संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है और वास्तविक संख्याएं कौन सी है। तो ये है हमारे पास 2 गिलास। आइए हम इस पहली गिलास में कुछ संख्याओं को एकत्रित करें। तो हमने संख्या 1 को एकत्रित कर लिया, उसके बाद 2 को, उसके बाद 3 को एकत्रित कर लिया, उसके बाद 4 को एकत्रित कर लिया यहाँ पर, इसके बाद हमने 5 को। तो इस गिलास में हमने संख्या रेखा से उठा करके 5 संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, इसके आगे हम 6, 7, 8 से लेकर के जितनी भी संख्याएं हमारे पास में हैं वो सारी संख्याओं को हम यहाँ पर संग्रह कर सकते हैं।
तो इस प्रकार के संग्रह को हम क्या कहेंगे? तो जैसा कि आप जानते हो कि प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, तो चूंकि यहाँ पर हमारी संग्रह की शुरुआत 1 से हो रही है, इसलिए हम इस प्रकार के संग्रह को कहेंगे प्राकृत संख्याओं का संग्रह। यदि हम इसे समुच्चय रूप में लिखना चाहते हैं तो समुच्चय रूप में लिखेंगे इसे हम n बराबरी से 1, 2, 3, 4, 5, कामा एंड सो ऑन आगे तक हम चलेंगे और पूरे संग्रह को हमने मंझले कोष्ठक की मदद से बंद कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आइए अब हम पूर्ण संख्याओं के संग्रह की बात करें। तो इस दूसरी क्लास में हमने 0 को ले लिया, 1 को ले लिया, 2 को ले लिया, 3 को ले लिया, 4 को ले लिया, 5 को ले लिया। इसके आगे हम 6, 7, 8, 9, 10 आगे तक की संख्याओं को इस गिलास में हम संग्रहित कर सकते हैं। तो अब इस संग्रह को हमें एक नया नाम देना होगा, क्योंकि इस संग्रह में हमने एक नई संख्या 0 को शामिल कर लिया है। अतः हम यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारे पास एक नए प्रकार का संग्रह है, जिसे हम कहेंगे पूर्ण संख्याओं का संग्रह। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 आगे तक हम ऐसी बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के संग्रह को हम कहेंगे पूर्ण संख्याओं का संग्रह। और पूर्ण संख्याओं के संग्रह को हम W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर से हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम आगे तक लिखते हुए रहेंगे और सारे संग्रह को हमने मंझले कोष्ठक से बंद कर दिया। तो ये हमारे पास एक समुच्चय बन गया और इस समुच्चय को हम कहेंगे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार से हम पूर्णांक संख्याओं का संग्रह देख सकते हैं, परिमेय संख्याओं का संग्रह देख सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह देख सकते हैं। और यदि हम परिमेय संख्याओं के संग्रह में अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को मिला दें तो हमें मिल जाएगा वास्तविक संख्याओं का संग्रह। तो इसकी चर्चा हम आगे और भी आपसे करेंगे। तो यहाँ पर आपने संख्या रेखा की मदद से ये जानना चाहा कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या होता है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह क्या होता है, परिमेय संख्याओं का संग्रह क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या होता है और वास्तविक संख्याएं क्या होती है। इस बात को हमने समझने का प्रयास किया। आइए अब हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि हम किस प्रकार के संग्रह को समुच्चय कह सकते हैं और किस प्रकार के संग्रह को हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि आप किसी कक्षा के 5 सर्वाधिक होशियार विद्यार्थियों का संग्रह कर रहे हैं और मान लीजिए कि आपने उस संग्रह में शामिल किया तुलसीराम को, मनीष को, सीमा को, मनीषा को और वेद प्रकाश को। तो ये है हमारे पास में 5 विद्यार्थियों का संग्रह, किंतु हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक होशियार विद्यार्थियों के निर्णय करने का मापदंड एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर हम विद्यार्थियों के आगे जो लिख रहे हैं सर्वाधिक होशियार विद्यार्थी, मान लीजिए किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी थे, उसमें से हमने इन 5 विद्यार्थियों का चयन कर लिया और हम ये कहने जा रहे हैं कि ये सर्वाधिक होशियार विद्यार्थी है। तो हम निश्चित रूप से अपने कथन के प्रति जो है वो सही बात हम नहीं कह रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इस बात को ध्यान देना होगा कि ये इस प्रकार का जो संग्रह है उस संग्रह को हम सुपरिभाषित संग्रह नहीं कह सकते हैं, सुपरिभाषित समुच्चय हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति बदलेगा तो उसके चयन करने का तरीका बदलेगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि हम यही कार्य किसी अन्य व्यक्ति को करने के लिए कहें तो वो 40 विद्यार्थियों में से इनमें से कुछ विद्यार्थियों को शामिल कर लेगा, अन्य किसी और विद्यार्थियों को शामिल कर लेगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सभी से यदि इस कार्य को करने के लिए कहा जाए तो सभी अलग अलग तरीके से हमें 5 सर्वाधिक होशियार विद्यार्थियों का संग्रह करके देंगे। चूंकि यहाँ पर एक रूपता नहीं है, अतः हम कहेंगे कि यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, आइए हम इस पर चर्चा करें।
मान लीजिए मैंने 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह करना चाहा, तो मैंने संग्रह करने के लिए, क्योंकि मैं प्राकृत संख्याओं के बारे में जानता हूं और मुझे यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि आपको 5 से छोटी संख्या लेना है, तो मैं यहाँ पर शामिल करूंगा इस संग्रह में 1 को, 2 को, 3 को व 4 को ही मैं शामिल कर पा रहूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह करना है। ये कार्य यदि हम किसी अन्य व्यक्ति से भी बोलें और यदि वो प्राकृत संख्याओं का ज्ञान रखता है, तो वह निश्चित रूप से अपने उस संग्रह में 1, 2, 3, 4 को ही शामिल करेगा। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह कर चाहे कोई भी व्यक्ति करे, उसमें एक रूपता रहेगी। हर बार हर व्यक्ति जो है प्राकृत संख्याओं का ज्ञान होने पर वह केवल 4 संख्याओं को ही शामिल करेगा, 1, 2, 3 व 4 को। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक सुपरिभाषित समुच्चय है, क्योंकि 5 से छोटी प्राकृत के निर्णय करने का मापदंड किसी के लिए भी भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसको हम समुच्चय कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास किया कि हम कौन से संग्रह को समुच्चय कह सकते हैं और कौन से संग्रह को हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जब हमने 5 सर्वाधिक होशियार विद्यार्थियों का संग्रह बनाया, तो इस संग्रह को हम समुच्चय किसी भी परिस्थिति में नहीं कह पाएंगे। किंतु यदि हम 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का संग्रह बनाते हैं, उसमें हम 1, 2, 3, 4 को शामिल करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के संग्रह को हम सुपरिभाषित संग्रह भी कहेंगे और इसे हम कहेंगे कि यह एक समुच्चय है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि हम किस प्रकार के संग्रह को समुच्चय कहेंगे और किस प्रकार के संग्रह को हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। आइए अब हम समुच्चय को जानने का प्रयास करें, समुच्चय की परिभाषा को देखें कि समुच्चय की परिभाषा क्या हो सकती है। तो पिछले उदाहरण में आपने देखा कि हम किस प्रकार के संग्रह को समुच्चय कह सकते हैं और किस प्रकार के संग्रह को हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर समुच्चय की परिभाषा दें। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के लिए हम कुछ पदों का उपयोग करेंगे, कुछ शब्दों का उपयोग करेंगे। वे शब्द होंगे वस्तुये, अवयव तथा सदस्य। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अवयव का उपयोग कर सकते हैं, वस्तुये का उपयोग कर सकते हैं, सदस्य का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको इन 3 में से किसी एक का उपयोग करने की पूरी छूट रहेगी। आइए हम इसके आगे देखें। समुच्चय को प्रायः हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देनी है आपको कि जब भी हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग करेंगे, तभी हम उस समुच्चय का निरूपण सही तरीके से कर पाएंगे। तो समुच्चय को प्रायः हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से ही निरूपित करते हैं। वो कैपिटल लेटर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? तो उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आपको कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है और जेड हो सकता है आदि। इसके अलावा हम और भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग समुच्चय को निरूपित करने के लिए कर सकते हैं। जहां तक सवाल है कि समुच्चय के अवयवों को, उसके सदस्यों को दर्शाना है, हमें निरूपित करना है, तो समुच्चयों के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिख दें ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। हम इनकी मदद से समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इस बात को जानने का प्रयास किया कि समुच्चय हम किसे कहेंगे। आइए मैं इसकी पुनः पुनरावृत्ति कर दूं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। यदि मैं यहाँ से सुपरिभाषित शब्दों को हटा दूं, तो ये परिभाषा हमारी गलत हो जाएगी। हमें संग्रह के पहले सुपरिभाषित शब्द का उपयोग करना अति आवश्यक है। तो हम कहेंगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के लिए वस्तुये, अवयव तथा सदस्य जो है वो पर्यायवाची पद है। आप इन तीनों शब्दों में से किसी भी शब्द का
उपयोग कर सकते हैं। समुच्चय को प्रायः हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ही निरूपित करते हैं, कैपिटल लेटर से ही निरूपित करते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप कैपिटल ए का उपयोग कर सकते हैं, कैपिटल बी का, कैपिटल सी का, कैपिटल एक्स का, कैपिटल वाई का, कैपिटल जेड का। और भी आपके पास में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर है, उनका उपयोग आप समुच्चय को निरूपित करने के लिए कर सकते हैं। रहा सवाल कि समुच्चय के अवयवों को यदि हमें दर्शाना है, प्रदर्शित करना है, तब हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ए बी सी एक्स वाई जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपने यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास किया कि हम समुच्चय किसे कहेंगे। समुच्चय को यदि हमें निरूपित करना है, तब हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग करेंगे, और यदि हमें उसके अवयवों को प्रदर्शित करना है, तब हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का उपयोग करेंगे। आइए अब हम कुछ विशेष समुच्चय एवं उनके प्रतीक को जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हमारे पास समुच्चय है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम कैपिटल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर है हमारे पास में पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम डब्ल्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है हमारे पास पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसे हम जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमें परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर है हमारे पास में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है हमारे पास धन पूर्णांकों का समुच्चय, जिसको हम जेड प्लस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है हमारे पास में धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम क्यू प्लस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर अंत में है हमारे पास में धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम आर प्लस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो आपके पास यहाँ पर एन डब्ल्यू जेड क्यू आर जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस लिखा हुआ है, इसको आपको जानना अति आवश्यक है। जब आप संबंध एवं फलन को पढ़ोगे कक्षा 11वीं में एवं 12वीं में, तब वहां पर आपको ये शब्दों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि संकेत में लिखा हुआ मिलेगा, और संकेत के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, जेड क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, जेड प्लस क्या है, क्यू प्लस क्या है और आर प्लस क्या है। यदि इस डायग्राम को यदि आप देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए डायग्राम बनाया है। सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याओं को लिया है, उसके बाद पूर्ण संख्याओं को, उसके बाद पूर्णांक संख्याओं को, उसके बाद हमने लिया है परिमेय संख्याओं को, यहाँ पर लिया है हमने अपरिमेय संख्याओं को। यदि हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्याओं को मिला दें, तो हमें वास्तविक संख्याओं का संग्रह मिल जाएगा, या हम ये कह सकते हैं कि हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। तो ये विशेष प्रतीक एवं विशेष समुच्चय को आपको याद रखना अपने आगे के अध्ययन के लिए अति आवश्यक है। अतः इनको अब आप समझ गए होंगे, इन्हें आप याद कर लीजिए, ताकि जब आप संबंध एवं फलन पढ़े, तब इन संख्याओं के समुच्चय का आप वहां पर उपयोग समुचित रूप से कर सकेंगे। आइए अब हम एक समुच्चय को लेकर के चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर समुच्चय ले लिया है ए, जिसमें सदस्य है ए ई आई ओ यू। मुझे यहाँ पर यदि ये पूछा जाए कि ए का अवयव है या नहीं, सदस्य है या नहीं, तो मुझे संकेत रूप में यदि इसको लिखना है, तो संकेत रूप में लिखने के लिए मैं किस प्रकार से इसे लिखूंगा। तो हमें यहाँ पर एक यूनानी प्रतीक को ध्यान रखना होगा, और वो यूनानी प्रतीक है हमारे पास में एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का क्या अर्थ होता है, इस बात को हम यहाँ पर जानने का प्रयास करें। यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है, तो हम कहते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय ए में है। वाक्यांश हम अवयव है, सदस्य है या में है को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है, और इसे हम लिखते हैं कि ये अवयव है ए का, ये सदस्य है ए का, ए में है, ए में। तो ये इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये देखा
कि यदि कोई अवयव आपके पास में दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि वह उस समुच्चय का अवयव है या नहीं, तो अवयव है के लिए हम इस यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का उपयोग करते हैं। और हम ये देखें हम यहाँ पर कि कोई ऐसा हमने अवयव ले लिया, उदाहरण के लिए मैंने एक अवयव ले लिया b। अब यदि मैं b को इस समुच्चय में ढूंढने जा रहा हूं, देखने जा रहा हूं, तो मुझे b इस समुच्चय a में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर इसी प्रतीक का उपयोग करना होगा, किंतु इस प्रतीक का उपयोग हम इस तरीके से करेंगे और इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। यदि b समुच्चय a का अवयव नहीं है तो इसे हम लिखते हैं कि b अवयव नहीं है a का, या इसको हम बोलते हैं कि b सदस्य नहीं है a का। और इसे हम पढ़ते हैं b समुच्चय a में नहीं है, b अवयव नहीं है a का, b सदस्य नहीं है a का। तो जो भी आपको आसान लगे उसको इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि जनरली हम लोग पढ़ते हैं इसको a सदस्य है a का, यहाँ पढ़ेंगे इसको हम b सदस्य नहीं है a का, या पढ़ सकते हैं कि ये अवयव है a का, b अवयव नहीं है a का। तो इस प्रकार से आपको यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का उपयोग करते हुए पढ़ते आना चाहिए, इसका उपयोग करते आने चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर एप्सिलॉन का अर्थ ये बता दिया, और इस एप्सिलॉन पर जो एक तिरछी लाइन लाल वाली खींची हुई दिखाई दे रही है, इसका भी मैंने आपको अर्थ बता दिया। इसका उपयोग हम करेंगे तब जबकि अवयव समुच्चय A में सम्मिलित है, और इस चिन्ह का उपयोग हम तब करेंगे जबकि अवयव उस समुच्चय में नहीं है। आइए अब हम इस बात को जानने का प्रयास करें कि किसी समुच्चय का निरूपण हम कितनी विधियों से कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, किसी समुच्चय को निरूपित करने की हमारे पास दो विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि कहलाती है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहलाता है। दूसरी विधि हमारी कहलाती है समुच्चय निर्माण रूप, इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आपको यदि किसी समुच्चय का निरूपण करना है तो आपके पास दो विधि है। जिस विधि से आपको निरूपित करने के लिए कहा जाए उस विधि का उपयोग करते हुए आप दिए गए समुच्चय का निरूपण करेंगे। तो निरूपण करने के लिए हमारे पास दो विधि है, सारणीबद्ध रूप है और समुच्चय निर्माण रूप है। आइए अब हम सारणीबद्ध रूप को समझने का प्रयास करें कि सारणीबद्ध रूप में यदि हम किसी समुच्चय को निरूपित करना चाहते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। आइए अब हम एक उदाहरण की मदद से इस बात को समझने का प्रयास करें कि किसी समुच्चय को हम रोस्टर रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। तो अभी हमारे पास जो समुच्चय हम तैयार करने जा रहे हैं वह समुच्चय है 7 तक के सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय का हमें वर्णन रोस्टर रूप में करना है। तो धन पूर्णांक के बारे में आप जानते हैं और हमें यहाँ पर संकेत दिया गया है कि 7 तक के ही लिखना है हमें। तो आइए अब हम अवयवों को लिखना प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5 6 7 और मंझले कोष्ठक को हम बंद कर देंगे। आपने यहाँ पर देखा कि प्रत्येक दो अवयवों के बीच में हमने अर्धविराम लगा दिया ताकि हम अवयवों को पृथक पृथक दर्शा सकें। तो ये इस प्रकार की सावधानी आपको बरतना है। आइए अब हम यहाँ पर एक और समुच्चय बनाएं जिसमें हम 7 तक के सभी समधन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में कर रहे हैं। तो आपको जब भी इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा तो आपको यहाँ पर शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, जो संकेत आपको दिए गए उस पर विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर और भी इसमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। ये कह रहा है कि समधन पूर्णांक
और वो भी 7 से कम होना चाहिए। तो हम यहाँ से देखेंगे कि यदि हम 2 को ले लें, 4 को ले लें और 6 को ले लें, तो ये हमारे पास में यहाँ पर जो प्रतिबंध दिया हुआ है उसका पालन कर रहा है। तो आइए अब हम एक नया समुच्चय बना लें और उसमें हमने ले लिया 2 को, 4 को और 6 को। तो ये हम कहेंगे यहाँ पर कि ये 7 से कम सभी धन पूर्णांकों के का समुच्चय है, जिसका वर्णन हमने रोस्टर रूप में किया है। आइए हम एक अन्य उदाहरण और ले लें। बड़ा आसान सा उदाहरण है। संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर रूप में अर्थात सारणीबद्ध रूप में लिखिए। यहाँ पर भी हमें पता होना चाहिए कि हम 42 में कौन कौन सी संख्याओं का हम भाग दे सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम 42 में 1 का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग, 3 का भाग, 6 का भाग, 7 का भाग, 14 का भाग, 21 का भाग और 42 का भाग। तो 42 हमारा यहाँ पर भाज्य कहलाएगा और 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 ये सब भाजक कहलाएंगे, जिनसे हम 42 को पूरी बार हम विभाजित कर पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का हमें समुच्चय बनाना है और उसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो जो शर्त दी हुई थी उस आधार पर हमने लिखा कोष्टक के भीतर 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। रोस्टर रूप में अवयवों को सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर 7 से छोटी सम संख्याओं का एक समुच्चय बना लिया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 को, उसके बाद लिख दिया मैंने 6 को, उसके बाद लिख दिया मैंने 4 को। इस समुच्चय में मैं देख रहा हूँ कि मैंने 6 को लिख दिया, उसके बाद 4 को लिख दिया, उसके बाद मैंने 2 को लिख दिया। इस तीसरे समुच्चय में मैं देख रहा हूँ कि 4 को मैंने पहले लिख दिया, उसके बाद 2 लिख दिया, उसके बाद मैंने 6 लिख दिया। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये तीनों समुच्चय जो है वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं किस बात को, कि यह समुच्चय है 7 से छोटी सम संख्याओं का। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सूचीबद्ध करने में उनके क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, किंतु हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जब भी हम किसी समुच्चय का वर्णन सारणीबद्ध रूप में करते हैं और संख्याएं जब आती है हमारे पास, तो हम संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में ही लिखने का प्रयास करते हैं। यही हमारी आदत में होता है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर स्कूल शब्द की बात कर रहा हूँ कि स्कूल शब्द को मुझे यदि लिखना है तो मुझे एस की आवश्यकता होगी, सी की आवश्यकता होगी, एच की आवश्यकता होगी, ओ की आवश्यकता होगी और एल की आवश्यकता होगी। तो स्कूल शब्द को लिखने के लिए मुझे जिन अक्षरों की आवश्यकता है केवल मैं उन्हीं अक्षरों को यहाँ पर लिखूंगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ओ जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, किंतु ये ओ 2 बार लिखने से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि स्कूल शब्द को लिखने के लिए हमें जिन अक्षरों की आवश्यकता है वे अक्षर है हमारे पास एस, सी, एच, ओ और एल। इसलिए आपको यहाँ पर ओ की पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है और सारणीबद्ध रूप हमें इस बात के लिए इजाजत भी नहीं देता है कि हम किसी सदस्य को दोबारा लिखें। तो यदि आप ये सावधानियां बरतते हैं तो निश्चित रूप से आप दिए गए समुच्चय का निरूपण रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में आसानी के साथ कर सकते हैं। हम समुच्चय निर्माण रूप को समझने के लिए एक समुच्चय तैयार करें और यह समुच्चय आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षरों को सम्मिलित कर लिया है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि समुच्चय ए जो है
वह अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि 26 अक्षरों में 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं, तो आइए हम यहाँ पर स्वरों की पहचान कर लें कि इस समुच्चय में स्वर कौन कौन से हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए स्वर है, ई स्वर है, आई भी स्वर है, ओ भी स्वर है और यू भी स्वर है। तो आइए हम इस समुच्चय से एक स्वर का समुच्चय बना लें, और क्योंकि ये स्वर का समुच्चय, इसके लिए इसको हमने वी के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है, क्योंकि स्वर को हम वावेल कहते हैं। तो वी बराबरी से हम लिखेंगे यहाँ पर ए के बाद लिखेंगे हम ई के बाद हम लिखेंगे आई के बाद हम लिखेंगे ओ और ओ के बाद हम लिखेंगे यू, और मंझले कोष्ठक से इस संग्रह को हम बंद कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया कि ये हमारे पास में अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय है, और स्वर होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। अब यदि इस समुच्चय को जहां हमने सारणीबद्ध रूप में या रोस्टर रूप में लिखा है, यदि इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, और समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए समुच्चय को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, आइए हम इस पर चर्चा करें। समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने ये जो स्वरों का समुच्चय बनाया है, तो यहाँ पर हमने केवल स्वर को ही शामिल किया है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी अवयवों में एक समान गुणधर्म है, और इस प्रकार का गुणधर्म जो है वह समुच्चय के बाहर के किसी भी अवयव में हमें नहीं मिलेगा। तो उसी उदाहरण को हम लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर कि समुच्चय ए ई आई ओ यू के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म है कि इनमें से प्रत्येक अवयव अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, और इस गुणधर्म वाला कोई अन्य अक्षर नहीं है। तो ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास किया कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। समुच्चय निर्माण रूप में जब हम अवयव की बात करते हैं तो सारे अवयवों में कोई न कोई एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। इसी के आधार पर हम समुच्चय निर्माण रूप को एक अन्य तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम आगे समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय को किस प्रकार से लिखेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और समुच्चय निर्माण रूप में हमें इसी समुच्चय को लिख करके देखना है कि हम इस समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो आइए हम आगे समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए समुच्चय को लिखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, एवं समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए समुच्चय को किस प्रकार से पढ़ते हैं, इस पर भी हम चर्चा करें, इसको हम समझने का प्रयास करें। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि यदि कोई समुच्चय सारणीबद्ध रूप में दिया हुआ है तो उसे हम समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसके पहले हमने V को या इस समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखा था। अब इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो आपने भी यहाँ पर देखा, बिल्कुल मैं सरल भाषा में बता रहा हूँ इसको कि आप इसको यहाँ कैसा लिखेंगे। तो V के आगे आप लगाएंगे बराबर का चिन्ह, फिर लगाएंगे आप मंझला कोष्ठक, फिर लिखेंगे आप यहाँ पर x, यहाँ लगाएंगे कोलन का चिन्ह, और फिर लिखेंगे यहाँ पर विशिष्ट गुणधर्म। यहाँ विशिष्ट गुणधर्म है x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हम x के स्थान पर यदि चाहें तो y और z का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको पुनः एक बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ ध्यान देना है हमें कि किसी समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक x का प्रयोग करते हैं। x के स्थान पर हम किसी अन्य प्रतीक y, z आदि का भी हम उपयोग कर सकते हैं। जिसके उपरांत जैसे ही हमने यहाँ पर x लिखा तो x के बाद हम लगाएंगे कोलन चिन्ह, कोलन चिन्ह के बाद हम लिखेंगे समुच्चय के अवयवों के विशिष्ट गुणधर्म को, और फिर संपूर्ण कथन को मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस बात के लिए
मदद कर रहा हूं कि यदि हमें किसी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो लिखने के लिए हम क्या करेंगे। तो आप शुरुआत करेंगे यहाँ से। यहाँ पर आप x के स्थान पर y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप कोलन चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद यदि आपने यहाँ x लिखा है तो यहाँ पर भी आपको x लिखना है। यहाँ यदि y लिखा है तो यहाँ पर भी आपको y लिखना है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। और यहाँ पर हम लिखेंगे समुच्चय का विशिष्ट गुण धर्म। तो हम जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर x जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। जब इस पूरे कथन को आपने लिख दिया तो इसको आप मंझले कोष्ठक की मदद से इसको बंद कर दीजिए। तो ये इस प्रकार से हमने किसी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। आइए अब हम पढ़ते हैं इसको कि इस समुच्चय को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। सभी x का समुच्चय जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे सभी x का समुच्चय, कोलन के चिन्हों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मैं पूरा पढ़ देता हूँ। सभी x का समुच्चय जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो समुच्चय निर्माण रूप में हमें समुच्चय को पढ़ते आना चाहिए। हमने यहाँ पर इसी बात को समझने का प्रयास किया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब आप समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय को आसानी के साथ पढ़ सकेंगे। आइए अब हम प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न के हल को देखें। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमने प्रारंभ में ही चर्चा की थी कि हम जब वस्तुओं का संग्रह बनाते हैं तो हर वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है उसी से रिलेटेड है। आइए हम प्रश्न नंबर 1 की बात करें। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्ष के सभी महीनों के नाम क्या होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले वर्ष के सभी महीनों का एक संग्रह बना लें। तो ये हम तैयार करने जा रहे हैं यहाँ पर वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जैसा कि आप जानते हैं हमारा पहला महीना जो है वो होता है जनवरी, उसके बाद आएगा फरवरी, उसके बाद आएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यदि इन 12 महीनों में हम देखें तो ये हमने यहाँ पर जनवरी को अलग कर लिया, जून को अलग कर लिया और जुलाई को अलग कर लिया, क्योंकि हमें यह कहा गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का आपको संग्रह करना है। तो हमने उन महीनों का संग्रह कर लिया जिनके प्रारंभिक अक्षर जो है वो जे हैं। आइए हम इसको एक समुच्चय का रूप दे दें। तो जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह में आ जाएगा जनवरी, जून और जुलाई। इसको हम मंझले कोष्ठक से बंद कर दें। अब यदि हमसे प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि क्या ये समुच्चय है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन तीनों महीनों की एक विशेषता है कि इनका प्रारंभिक अक्षर जो है वह जे है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इस प्रकार का संग्रह जो है समुच्चय कहलाएगा। आइए अब हम प्रश्न 1 के दूसरे प्रश्न का हल करें। दूसरा प्रश्न कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो हम यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसकी मदद से हम भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कर सकें। यदि हम संग्रह करते भी हैं तो उस संग्रह को हम समुच्चय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिसकी मदद से हम 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कर सकें। यदि इस कार्य को एक से अधिक व्यक्ति करेंगे तो सबके पास संग्रह में प्रतिभाशाली लेखकों की संख्या
तो एक जैसी रहेगी, किंतु वे लेखकों के जो नाम है वे अलग अलग रहेंगे। अतः हम इस प्रकार के संग्रह को समुच्चय नहीं कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे हम चर्चा करें, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यह प्रश्न भी प्रश्न 2 से मिलता जुलता है कि आपसे ये कहा जाए कि आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह करें। तो मेरी नजर में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज और कोई हो सकते हैं, किसी दूसरे की नजर में सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज और कोई हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि यह संग्रह जो है वो सुपरिभाषित नहीं है, और संग्रह यदि सुपरिभाषित नहीं है तो हम कहेंगे कि यह संग्रह समुच्चय नहीं है। आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखें, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो निश्चित रूप से यदि हम किसी कक्षा में पढ़ने वाले सभी बालकों का संग्रह तैयार करें तो इस संग्रह को हम कहेंगे समुच्चय, क्योंकि संग्रह है बालकों का। और मान लीजिए कि वो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो वो निश्चित रूप से सभी विद्यार्थियों के पास एक समान योग्यता है। वह योग्यता है कि वे सभी के सभी विद्यार्थी 9th क्लास उत्तीर्ण हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आपके कक्षा के सभी बालकों के संग्रह को हम समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक सुपरिभाषित संग्रह है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 5 को देखें, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। यदि हम प्राकृत संख्याओं का ज्ञान रखते हैं तो निश्चित रूप से जब हम संग्रह करेंगे तो उस संग्रह में हम संख्याएं लिखेंगे 1, 2, 3, 4 से लेकर के 99 तक, और मंझले कोष्ठक से हम बंद कर देंगे। तो हमें जो संग्रह मिलेगा उस संग्रह को हम कहेंगे यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, और सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। आइए अब हम इसके आगे बढ़ें। आइए हम अब आगे के प्रश्नों पर चर्चा करें। तो प्रश्न है हमारे पास में, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यह संग्रह एक समुच्चय है, क्योंकि हम जिन उपन्यासों का संग्रह करेंगे वे प्रेमचंद द्वारा लिखित होंगे। इस प्रकार के संग्रह को हम कहेंगे सुपरिभाषित संग्रह, और सुपरिभाषित संग्रह को हम कहते हैं कि वह समुच्चय कहलाता है। आइए हम अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो इसे भी हम कहेंगे कि यह एक समुच्चय है, क्योंकि हम जब संग्रह तैयार करेंगे तो उसमें केवल समपूर्णांकों को ही हम उसमें सम्मिलित करेंगे, और संग्रह हमारा सुपरिभाषित होगा, वेल डिफाइंड होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि दिया गया संग्रह जो है वो समुच्चय कहलाएगा। आइए हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। हम इस अध्याय 1 को पढ़ने जा रहे हैं, और अध्याय 1 है हमारा समुच्चय। इस अध्याय को यदि हम उठाएं, सारे पेजों को यदि हम पलटें और ये देखें कि इसमें कितने प्रश्न दिए हुए हैं, तो और उन सारे प्रश्नों का यदि हम संग्रह तैयार कर लें तो इस प्रकार के संग्रह को हम कहेंगे कि यह संग्रह जो है समुच्चय कहलाएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो इस प्रकार के संग्रह को हम समुच्चय नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मापदंड नहीं है जिसकी मदद से हम ये कह सके कि सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन से होते हैं। तो संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, और सुपरिभाषित नहीं होने के कारण हम कहेंगे कि यह समुच्चय नहीं है। आइए अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। मान लीजिए a बराबर इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंझले कोष्ठक में इन सबको हमने बंद कर दिया। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अवयव है, अवयव नहीं है को भरिए। तो आइए हम देखें पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 5, यहाँ खालिस्तान दिया हुआ था, यहाँ पर समुच्चय ए लिखा हुआ था। हमें यहाँ पर खालिस्तान में अवयव है या अवयव नहीं है को भरना था। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसको पहले से यहाँ पर भर दिया है कि अवयव है। आइए हम चेक करते हैं कि हमने रिक्त स्थान की सही पूर्ति की है या नहीं की है। तो इस 5 को यदि आप देखेंगे तो 5
समुच्चय ए का सदस्य है, अवयव है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है कि 5 अवयव है समुच्चय ए का। अतः हमने रिक्त स्थान में जो पूर्ति की है वह बिल्कुल उपयुक्त प्रतीक की पूर्ति की है। आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखें। 2 में आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है ये यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। 8 लिखा हुआ है, रिक्त स्थान है, उसके बाद में ये है। तो आइए हम 8 को देखें कि क्या 8 हमारे दिए गए समुच्चय में है। तो हम देख रहे हैं कि 8 दिए गए समुच्चय का अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, तो इसके लिए हम इस प्रतीक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम भरेंगे कि 8 अवयव नहीं है ए का। प्रश्न नंबर 3 को आप देखिए। 0 रिक्त स्थान ए, तो 0 को यदि हम ढूंढने जाएं यहाँ पर समुच्चय ए में, तो समुच्चय ए में हमें 0 नहीं दिखाई दे रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य ए का अवयव नहीं है, ए का सदस्य नहीं है। अतः हम यहाँ पर इस प्रतीक की मदद से रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे कि 0 अवयव नहीं है ए का। आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखें। 4 रिक्त स्थान ए, 4 को यदि हम देख रहे हैं तो 4 हमारे समुच्चय ए का सदस्य है। अतः हमारे पास में रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक को हम भरेंगे अवयव है को। यहां हम लिखेंगे इसे कि 4 अवयव है समुच्चय ए का। आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखें। 2 रिक्त स्थान समुच्चय ए, तो 2 चूंकि समुच्चय ए का अवयव है, सदस्य है, एलिमेंट है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि 2 अवयव है ए का। अतः यहाँ पर उपयुक्त प्रतीक होगा अवयव है। प्रश्न नंबर 6 को हम देखें। 10 की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर रिक्त स्थान को पहले ही भर दिया है, समुच्चय ए लिख दिया है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि क्या हमने यहाँ पर उपयुक्त प्रतीक का उपयोग किया है। तो आइए हम 10 को देखते हैं समुच्चय ए में। हमें समुच्चय ए में 10 दिखाई नहीं दे रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 10 अवयव नहीं है ए का। अतः हमने यहाँ पर रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक का उपयोग किया है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करें। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप अर्थात सारणीबद्ध रूप में हमें लिखना है। पहला प्रश्न है ए बराबरी से x, जहां x एक पूर्णांक है और -3 छोटा है x से, छोटा है 7 से। तो हमें यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय दिया हुआ है, हमें उसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हमें पढ़ करके इस बात को समझ लेना चाहिए कि हम यहाँ पर x के कौन कौन से मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर दिए गए निर्देशों का हमें विशेष पालन करना चाहिए। हमें सबसे पहले ये कहा गया है कि x कौन है, तो x एक पूर्णांक है और वह भी किसके बीच में है, -3 और 7 के बीच में है। तो इस प्रश्न का हल करने के लिए आपके दिमाग में तुरंत संख्या रेखा आ जाना चाहिए कि हमें संख्या रेखा पर -3 दिखाई देना चाहिए और 7 दिखाई देना चाहिए। चूंकि हमें x के स्थान पे पूर्णांक भरना है, अतः हम x के स्थान पर लिख सकेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो जाएगा हमारे दिए गए समुच्चय का रोस्टर रूप। तो इस प्रश्न में हम समुच्चय निर्माण रूप को सारणीबद्ध रूप में, या जिसको हम रोस्टर रूप कहते हैं, में परिवर्तित कर रहे हैं। तो आइए हम इसका आंसर देखें। तो ए बराबरी से हमने लिख दिया मंजिला कोष्टक -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और दी गई शर्तों को हमें देखना है, तभी हम समुच्चय निर्माण रूप से दिए गए समुच्चय को रोस्टर रूप में लिख सकेंगे। जरा सी भी असावधानी आपके उत्तर को गलत कर देगी। आइए हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखें।
प्रश्न क्रमांक 2 है x सभी x समुच्चय है जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, या इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं कि b एक समुच्चय है सभी x का जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, हम x के स्थान पर कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि 6 से कम प्राकृत संख्या, हमें केवल प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है इसका पता होना चाहिए, और ये तो हम जानते हैं कि 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होगी। तो इनको हम बहुत आसानी के साथ रोस्टर रूप में लिख सकेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारे प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, जहां हमने सारणीबद्ध रूप में b बराबर इसे लिख दिया मंझले कोष्ठक के साथ 1, 2, 3, 4, 5। आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखें। C एक समुच्चय है सभी x का जबकि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, किंतु प्रश्न की भाषा को हमें समझना है। 2 अंकों की कह रहा है, मतलब स्टार्टिंग हुई हमारी 10 से, खत्म हो जाएगी हमारा काम 99 पर। 2 अंकों की संख्या कह रहा है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो हमें ये पता लगाना है कि 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप कहेंगे कि सर यहाँ पर पहली संख्या होगी 17। यदि आपने 17 का पता लगा लिया तो फिर आपको बहुत ज्यादा दूसरी संख्या को पता लगाने में परेशानी नहीं होगी। दूसरी संख्या यहाँ पर आएगी 26, फिर आएगा उसके बाद में 35, उसके बाद आएगा 44, उसके बाद आएगा 53, 53 के बाद आएगा 62, 62 के बाद आएगा 71 और अंत में आ जाएगा 80। तो आइए हम दिए गए प्रश्नों को सारणीबद्ध रूप में लिखें। तो C बराबर इसे हो जाएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। यदि अंकों का योगफल 8 है तब आप एक काम और कर सकते हैं शॉर्टकट में कि 1 से लेकर के आप 8 तक गिनती लिख दीजिए। तो ये हो जाएंगे हमारे दाही के अंक 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहां से आप आखिरी वाली संख्या से आप 0 से शुरुआत करेंगे, इकाई का अंक 0 रहेगा, यहाँ पर 0 लिखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इस प्रकार से बड़े आसानी के साथ इस प्रश्न का जवाब हम दे सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमने समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में लिखने का प्रयास किया और इस बात को समझने का प्रयास किया कि हम समुच्चय निर्माण रूप से सारणीबद्ध रूप में किसी समुच्चय को किस प्रकार से लिखते हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखें। D एक समुच्चय है सभी x का जबकि x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यानी हमें यहाँ पर यह पता लगाना है कि वो संख्या अभाज्य है और 60 की भाजक है। तो आइए हम देखें कि जब सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे तो हम इसमें कौन कौन सी संख्याएं लिख सकेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे 2, 3 और 5। हमने यहाँ पर केवल उन संख्याओं का चयन किया है जो कि अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक है। यदि हम यहाँ पर अभाज्य का प्रतिबंध हटा दें तो फिर यहाँ पर अवयव की संख्या बढ़ जाएगी। अभाज्य संख्या के कारण यहाँ पर अवयव की संख्या सीमित हो गई है और वो अवयव है 2, 3, 5। तो ये इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 3 में समुच्चय निर्माण रूप से किसी समुच्चय को सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखते हैं इस पर चर्चा की। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को हल करें। प्रश्न क्रमांक 5 में हमसे कहा गया है कि
ट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय यहाँ पर लिखा हुआ है समुच्चय निर्माण रूप में। हमें इसे लिखना है रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में। तो हम ये देखेंगे कि इस शब्द को लिखने के लिए हमने कौन कौन से अक्षरों का उपयोग किया है। तो हमने टी का उपयोग किया है, आर का उपयोग किया है, आई का उपयोग किया है, जी का उपयोग किया, ओ का उपयोग किया, एन का उपयोग किया है। पुनः हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ओ का दोबारा उपयोग हुआ है, किंतु यहाँ पर हमें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद एम को लिखेंगे हम, ई को लिखेंगे और टी और आर को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम टी और आर को पहले लिख चुके हैं। अंत में हम यहाँ पर लिख देंगे वाई को। तो जब आपके पास कोई शब्द दिया हुआ रहेगा और उस शब्द की मदद से यदि आपसे कहा जाए कि उसको आप सारणीबद्ध रूप में लिखें, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमें किसी भी अक्षर को दोबारा नहीं लिखना है। प्रत्येक दो अवयवों के बीच में अर्धविराम का उपयोग करना है। किसी भी सदस्य को हमें यहाँ से किसी भी अक्षर को यहाँ से लिखने में छोड़ना नहीं है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ था यहाँ पर, और इसे हमने लिख दिया यहाँ पर सारणीबद्ध रूप में या रोस्टर रूप में। आइए अब हम प्रश्न नंबर 6 को देखें। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यदि हम बेटर शब्द की बात करें तो यहाँ पर बी अक्षर का उपयोग हुआ है, ई अक्षर का उपयोग हुआ है, टी अक्षर का उपयोग हुआ है और आर अक्षर का उपयोग हुआ है। अतः हमने सारणीबद्ध रूप में लिख दिया यहाँ पर बी, ई, टी और आर। तो ये हमारे पास में समुच्चय निर्माण रूप में था, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है ये सारणीबद्ध रूप में। तो ये इस प्रकार से हमने पूरे 6 प्रश्नों का हल कर लिया है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इन प्रश्नों के हल को समझ गए होंगे। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करें कि आज हमने क्या सीखा। तो हमने सबसे पहले समुच्चय को जानने का प्रयास किया, समुच्चय की अवधारणा को जानने का प्रयास किया, समुच्चय की परिभाषा को सीखा। उसके बाद हमने समुच्चय के निरूपण की 2 विधियां देखी। पहली विधि थी हमारे पास में समुच्चय का सारणीबद्ध रूप में निरूपण। दूसरी विधि थी हमारे पास में समुच्चय का समुच्चय निर्माण रूप में निरूपण। और प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हमने हल किया। सभी विद्यार्थियों को मैं ये बता दूं कि आज की इस कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.1 के 3 प्रश्नों का हल किया है। इस प्रश्नावली में कुल 6 प्रश्न हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5 व प्रश्न क्रमांक 6 को स्वयं हल करने का प्रयास करें अपनी कॉपी में। जब भी अगली कक्षा होगी तो उस अगली कक्षा में मैं आपको प्रश्न क्रमांक 4, 5 व 6 के हल बताऊंगा। मेरे द्वारा बताए गए हल का आप आपके द्वारा किए गए हल से मिलान कर लीजिए और संतुष्ट हो जाइए कि आपने प्रश्नों का हल बिल्कुल सही किया है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप मेरे द्वारा दिए गए गृह कार्य को निश्चित रूप से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से नमस्कार।